हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी सीरीज। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा सेकंड पार्ट 6 चैप्टर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण में क्या डिफरेंट होता है? इरोजन एंड द डिपोजिशन। व्हाट इज अपरदन के अंतर्गत शैलों के मलबे की अवर्तित एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। मतलब इसमें मलबा भी जुड़ा होता है और उनका परिवहन भी। पिंड आकार शैल जैसे अपक्षय नुकसान होना, उन क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। तो अपरदन की भू आकृति कारक जैसे कि प्रभावी जल, भौमजल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान तक ले जाती है। जहाँ तक इन कारकों के ज्ञातात्मक स्वरूप पर यह निर्भर होता है कि स्वरूप इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे से निर्भर होता है। भू आकृति कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाला चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण की अपरदन में पर्याप्त योगदान होता है। अपरदन द्वारा उच्चवाचन का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विघर्षित हो जाता है, बिल्कुल बिगड़ जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो अपक्षय जिस प्रकार से अपरदन की सहायता से नुकसान होता है, टूटता है, लेकिन अपक्षय अपरदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं होती, जरूरी नहीं होती है। अपक्षय भेद क्षरण एवं अपरदन निम्नीकरण की प्रक्रिया होती है जो संचलित एवं अपरदन में अंतर को दिखाती है। साथ में संचलन में शैल मलबा जैसे वह सूक्ष्म होकर अथवा नम्न गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर जाते हैं, परंतु प्रभावशाली जल, हिमानी लहरें और धाराएं वायु लंबित होकर मलबे को नहीं ढोते हैं। यह अपरदन की जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे कि चित्र 6.1 में दिखाया गया है। अपरदन एवं परिवहन जैसी अनावांछित प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया जो कभी किसी ने नहीं सोची होती, वो होती है जब तो गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित हो जाती है। धरातल के पदार्थों का अपरदन एवं परिवहन वायु, प्रभावशील जल, हिमानी लहरों, धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा देखने को मिलता है। इनमें से प्रथम 3 कारक जलवायु दशाओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। क्या आप जलवायु के इन 3 नियंत्रित कारक को बता सकते हैं, उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं? यह कारक पदार्थों की क्रमशः 3 अवस्थाओं में देखने को मिलता है: गैसीय अवस्था, तरल अवस्था, ठोस अवस्था। जिसे तरल अवस्था का प्रवाहशाली जल, ठोस को हिमानी का प्रतिनिधित्व कहते हैं। अपरदन का अर्थ है कि गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग जो भूस्थल पर भूमि के स्थल के साथ साथ संचलित कारकों पर भी संबंधित होता है। गतिज ऊर्जा निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, जिसे हम के मतलब काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 कहा जाता है। m मतलब मास होता है, v मतलब वेलोसिटी, उसका वेग कितना होता है। इस प्रकार के कार्य हेतु प्राप्त ऊर्जा पदार्थ के बेहद तथा उसके संचालित वेग पर यह निर्भर करेगा कि जैसे कि विशाल हिमानी बृहत जल एवं मंद गति संचलित होता है, परंतु अपरदन की दृष्टि से यह बहुत प्रभावशाली देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर जो हवा होती है, जो कि गैसीय अवस्था में देखने को मिलती है, कम प्रभावी होती है। अपरदन के 2 अन्य कारकों लहरों और धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, परंतु जो लहरें होती हैं और जलमंडल होता है अंतर्राष्ट्रीय तटीय प्रदेश में कार्य करती है, जबकि भूमिगत जल का कार्य किसी क्षेत्र के आकस्मिक लिथोलॉजिकल विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। यदि शैलो घुलनशील एवं जल प्राय होते हैं तो केवल कास्ट चूनाकृत आकृतियों का निर्माण ही होता है। अगले अध्याय में हम अपरदन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृति का विवरण प्रस्तुत करेंगे। बट निक्षेपण अपरदन का प्रमाण क्या होता है? निक्षेपण किस द्वारा आता है? ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है, तब आप देखेंगे कि निक्षेपण होता है। दूसरी ओर निक्षेपण वस्तुत किसी कार्य का कार्य नहीं होता, बल्कि अपने स्थूल बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित
निक्षेपित होता डिपॉजिट होता है। निक्षेपित से निम्न भूभाग डिप्रेशन भर जाता है। वही अपरदन के कारक जैसे प्रभाव युक्त जल, हिमानी वायु, लहरें आदि भूमिगत जल इत्यादि तत्लोचन अथवा निक्षेपण के कारण के रूप में कार्य करने लग जाती है। अपरदन निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है, इसका विश्लेषण अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि अपरदन निक्षेपण से क्या क्या कार्य देखने को, प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। भू आकृति एवं उनका उद्गम इवैल्यूएशन में विस्तृत रूप से किया जाता है। वैदिक जल और अपरदन दोनों में से पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, अतः दोनों एक ही समान माने जाते हैं या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? क्या शैलों के अपक्षय के बिना पर्याप्त अपरदन संभव हो सकता है? तो अब पढ़ेंगे हम मृदा। मृदा निर्माण मतलब सॉइल फॉर्मेशन किस प्रकार होती है। मृदा के तत्व सॉइल एंड सॉइल कंटेंट। आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखा होगा। पौधों को हमेशा मृदा में, मिट्टी में लगाया जाता है। क्या आपने मृदा में मैदान में खेलते हुए मैदान के संपर्क में आते हैं? आप मैदान को छूते हैं, उनका अनुभव करते हैं वो किस प्रकार है, वो उपजाऊ मिट्टी होती है या नहीं? क्या आपने कभी पौधे लगाए हैं? यदि आपने पौधे लगाए हैं या काटे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है, आपको कैसा अनुभव होता है, क्या आप बता सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मृदा वैज्ञानिक के अनुसार मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय होता है, जिसमें जीवित पदार्थों का पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार मृदा क्रियात्मक माध्यम होता है, जिसमें बहुत सी रासायनिक चीज़ें होती है, भौतिक होती है और जैव प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। मृदा अपक्षय उपकर्ष का प्रमाण होता है, ये सिद्ध माध्यम भी होता है। ये एक परिवर्तनशील एवं विकासनुमा होता है, जिसकी बहुत सी विशेषता भी देखने को मौसम के अनुसार बदलती रहती है। वैकल्पिक रूप से ठंडी, गर्म, शुष्क और आर्द्रता वाली भी हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी हो या बहुत अधिक शुष्क हो तो जैविक क्रिया मंद और बंद हो जाती है। यदि इसमें पत्तियां गिरती है तो घास से सूख जाती है, तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। मृदा का रसायन, उसमें जैव पदार्थों की मात्रा, पेड़ पौधे और प्राणी जात, तापक्रम को नमी, सभी मौसम के साथ साथ तब सभी निर्माण की कालावधि के साथ परिवर्तित हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि मृदा जलवायु की दिशाओं, भू आकृति एवं वनस्पति के साथ साथ अनुकूलित हो जाता है, ठीक है, रहती है। यदि उक्त नियंत्रण दिशाओं में परिवर्तन हो जाए तो आंतरिक रूप से यह परिवर्तित होता हुआ प्रतीत होगा। मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या है? अब हम पढ़ेंगे मृदा ने प्रोसेस ऑफ सोलर फॉर्मेशन कि मृदा किस प्रकार बनती है। तो मृदा का निर्माण मृदा जनिक पैडोजेनेसिस सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर होती है। टूटने पर किसके? अपक्षय प्रभाव मतलब अपक्षय पदार्थों की गहराई ही मृदा निर्माण का मूल निवास होता है। सर्वप्रथम अपक्षयित प्रभाव ला गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया या अन्य उत्कृष्ट पौधे जैसे काई, लाइकिन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं और प्रवाह एवं निक्षेपों के अंदर कई गुण जो जीव भी आश्चर्य प्राप्त कर लेते हैं। आश्चर्य, ठीक है। जीव व पौधों के मृत अवशेष जिसमें ह्यूमस के एक्त्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में गौण घास या फ्रंस की वृद्धि हो सकती है। बाद में पशुओं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष झाड़ियाँ में वृद्धि होने लगती है। इंक्रीजमेंट देखने को आपको मिलेगी। पौधे की जड़ें नीचे तक घुस जाती है और बिल बनाने वाले जानवर कणों पार्टिकुलर्स के रूप में देखने को मिलती है, जिसमें पौधों का पुंज अंबार छिद्र में देखने को मिलता है एवं स्पंज की तरह हो जाता है और जल धारण करने की क्षमता वायु के प्रवेश आदि के कारण अत्यंत परिवक्त एकदम कठोर हो जाती है। खनिज जीव उत्पादन मृदा का निर्माण होता रहता है। क्या अपक्षय मिट्टी के निर्माण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है? पेडालॉजी मृदा विज्ञान होता है एवं पेडालॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक देखने को मिलता है। मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से? सॉइल फॉर्मेटिंग ऑफ फैक्टर, मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और
11th वालों के तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मृदा निर्माण के कारक है, सॉइल ऑफ फॉर्मेशन फैक्टर है, वो किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं। तो ये 5 तरीके से कंट्रोल होते हैं। ये कारक है मूल पदार्थ जिसे शैली कहते हैं, स्थलीकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं एवं समय द्वारा। वस्तु मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत होते हैं, एक दूसरे कार्य को प्रभावित भी यह करते हैं और इनका संक्षिप्त वितरण अभिलेखित होता है। जलवायु, जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं। जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक होती है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों पर प्रमुख होती है प्रवणता, वर्षा, वाष्पीकरण, बारंबारता है, अवधि तथा आर्द्रता। तापमान में मौसमी और दैनिक विभिन्नता देखने को मिलती है। मूल पदार्थ या शैवाल, जिसे पेरेंट मटेरियल कहते हैं, मृदा निर्माण में मूल शैल का निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। मूल शैल कोई भी स्वस्थानीय, इन सिटू या उसी स्थान पर अवशेष शैल, मलबा, अवशिष्ट मृदा या लाए गए निक्षेप, परिवहनकृत मृदा हो सकती है। मृदा निर्माण गठन मलबे के आकार, संरचना, एकल पृथक कणों, मलबे के कणों का विन्यास होता है। शैल निक्षेप खनिज व रासायनिक संयोजन पर यह निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अवशेष की प्रकृति, उसकी दर, आवरण की गहराई, मोटाई प्रमुख विचारधारण तत्व होते हैं। सामान्य आधार शैल पर मृदा में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती है, परंतु जब मृदा बहुत न्यूनतम या यंग होती है तब यह पर्याप्त प्रयुक्ता नहीं होती, एकदम से सॉफ्ट मिट्टी नहीं बनती है। मृदा मूल शैलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलते हैं। कुछ चूना क्षेत्र लाइम स्टोन एरिया में भी होते हैं, जहाँ पर अपक्षय प्रक्रिया विशिष्ट और विचित्र देखने को मिलती है। मिट्टियाँ मूल रूप से स्पष्ट संबंध को नहीं दर्शाती है। स्थलीय कीर्ति एवं उच्चावच टोपोग्राफी, मूल शैल की भांति स्थलीकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। स्थलीकृति मूल स्थान के आच्छादन एवं नामांतरण होने की सूर्य की किरणें से संबंधित होती है, प्रभावित करती है तथा स्थलीकृति धरातल पर उपसतही मतलब ऊपर की सतह पर अप्रभाव की प्रक्रिया और मूल पदार्थ के संदर्भ में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली मतलब थिन, सपाट, उच्च और गहरी मोटी देखने को मिलती है। इन ढाल जहाँ पे अपरदन मंद और जल का परिश्रवण प्रीकोलिएशन अच्छा रहता है, वहाँ पर मृदा निर्माण बहुत ही अनुकूल देखने को मिलता है। जो मृदा की सॉफ्टनेस होती है बहुत ही प्यारी होती है। और समाट समतल क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी आप जानते ही होगी जिसे क्ले कहते हैं, उसके मोटे स्तर का विकास हो जाता है। जैसे कि जैव पदार्थ अच्छे एकत्रीकरण की मिट्टी मृदा का रंग गहरा काला हो जाता है। मध्य अक्षांशों में सूर्य की किरणों में अनावर्तित ढालों की वनस्पति मृदा की दिशा में विभिन्न देखने को मिलती है। ये उत्तनोमुख की ठंडे नम दिशाओं वाले ढालों पर अन्य प्रकार की मिट्टी और वनस्पति मिलती हैं। जैव क्रियाएं क्या है, जिसे हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी कहते हैं। वनस्पति आवरण एवं जीव जो मूल पदार्थों में प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं। मृदा में जैव पदार्थ निम्न धारण की क्षमता, नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृदा जो मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं, मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। जो सड़े गड़े पौधे होते हैं, मृत पौधे होते हैं, वो ह्यूमस बन जाते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिज के विनियोजन में सहायक होते हैं। बैक्टीरियल कारक की गहनता ठंडी या गर्म जलवायु की मिट्टी में अंतर को दर्शाती है। इसी प्रकार ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे बैक्टीरियल वृद्धि की धीमी हो जाती है, तो उप आर्कटिक टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवरोधित जैविक पदार्थों के साथ साथ पीट के स्तर पर भी विकसित होती हुई नजर आती है। आर्द्रता हो जाती है और आर्द्रता भूमि जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि या क्रियाएं संग्रहण हो जाती है। मृदा वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑक्सीजन उसमें खत्म हो जाती है, जिसमें मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम हो जाती है।
बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधे द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन निर्धारण, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधे के जड़ में ग्रंथियां में रहता है तथा मेजबान होस्ट पौधों के लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। चींटी, नमक, दीमक, केंचुआ, रोडेंट्स इत्यादि कीटों का एक अभियांत्रिक मैकेनिकल सहायक होता है, परंतु मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण देखने को मिलता है क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर से नीचे कर देता है। केंचुआ मिट्टी खाते हैं। इनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन एवं रासायनिक परिवर्तन होता है। मिट्टी खाने से ये मिट्टी को ऊपर नीचे कर देते हैं। अब है काल विधि, मतलब टाइम। मृदा निर्माण में काल विधि तीसरा एक महत्वपूर्ण कारक होता है, मतलब टाइम भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। निर्माण प्रक्रिया में प्रचलन में लगने वाले काल समय की अवधि मृदा की प्रवृत्ता, उसको बनने और उनकी पार्श्व प्रोफाइल का विकास को निर्धारण करते हुए किस प्रकार वो बनेगी, कितनी अच्छी क्वालिटी की। एक मृदा भी तभी परिवर्तित होती है जब मृदा का निर्माण सभी प्रक्रिया लंबे काल तक परिवेशी का विकास करते हुए कार्यरत रहती है। थोड़े समय पहले रिसेंटली निक्षेपित जलोढ़ मृदा या हिमानी टिल से विकसित मृदाएं तरुण युवा मानी जाती है। इसमें स्वतंत्र का अभाव होता है तथा कम विकसित स्वतंत्र मिलता है। संपूर्ण परिक्षेप में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई भी विशिष्ट स्पेसिफिक काल विधि देखने को नहीं मिलती। क्या मृदा निर्माण प्रक्रिया मृदा नियंत्रण प्रक्रिया कारकों को अलग अलग करना आवश्यक है? मृदा निर्माण प्रक्रिया में काल विधि, स्थलाकृति, अमूल्य पदार्थ निक्षेपी नियंत्रण कारक क्यों माने जाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तो ये पढ़ेंगे अब इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर में। बट अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। आप सभी जानते ही हैं मैं एक ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने ज्योग्राफी विद सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर रखा है। तो अब हम डिस्कस करेंगे आने वाले जब हमारे 6 से लेके 12 तक ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूँगी विद PDF। ठीक है प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को मेरा लेक्चर पसंद आया प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। यदि कोई भी इंक्वायरी हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं 6 चैप्टर क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रिमिका प्रक्रिया होती है? निक्षेप, पटल विरूपण, ज्वालामुखीता या अपर्दन? तो इसका आंसर है बच्चों अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? ग्रेनाइट को, क्वार्ट्ज़ाइट को, चिका को या मिट्टी को? चिका मतलब क्ले, चिकनी मिट्टी जो होती है, तो ये किसे प्रभावित करेगी? लास्ट क्वेश्चन हमारा लवण को। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, मलबा अववाद किस श्रेणी में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं? क्या वो भूसंकलन में होते हैं, मंद प्रवाह व्यक्त संचलन में, तीव्र प्रभावी संचलन में या अवतलन धस्करण में? तो बच्चों भूसंकलन में देखने को मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर है भूसंकलन। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अपक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी होता है किस प्रकार? अपक्षय प्रक्रिया चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने, मृदा निर्माण के कार्य में सहायक होती है, बल्कि वे अपर्दन एवं बृहत चलाने के जिम्मेदार होती है, संचलन के लिए बहुत जिम्मेदार देखने को मिलती है। जैव मात्रा जैव विविधता वनस्पति की उपज होती है, वनस्पति को उगने में सहायता पहुँचाती है। वन अपक्षय प्रभाव की गहराई अथवा न सिर्फ आवरण पर स्थित मिट्टी बल्कि अपर्दन संचलन पर निर्भर करता है। यदि चट्टानों का अपक्षय न होता है, ना ही इस पर प्रभाव अपर्दन का प्रभाव देखने को मिलता है। चट्टानों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है और मूल्यवान। यह कुछ खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबे के लिए बहुत सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, फिर इसकी PDF भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, जिससे आप सही से क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रीड कर पाएंगे, नोट डाउन कर पाएंगे। वैदिक चल्यान जो वास्तविक, तीव्र एवं गोचर अवज्ञ में प्रिडिक्टेबल है, वे क्या है उसके बारे में बताना है। वैध संचलन के अंतर्गत वह सभी संचलन आते हैं जिसमें चट्टानों के मलबों का गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के सहारे बिना गतिज ऊर्जा अथवा किसी भू आकृति कारक की सहायता के स्थानांतरण निहित होता है और वह बहुत
संचलन के अपक्षय अनिवार्य नहीं होता बल्कि संचलन को बढ़ावा देता है। निर्बल पदार्थ छिजली संतत चौबीस चट्टानें जो भ्रंश तीव्र एवं झुके हुए संतत बड़े मृग एवं तीव्र ढाल पर्याप्त वर्षा मूसलाधार वर्षा भूकंप तथा वनस्पति का अभाव झीलें नदी एवं जलाशय से भारी मात्रा में निकासन विस्फोट आदि देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न गतिशील एवं शक्तिशाली बहिर्जनिक भू आकृति कारक क्या है, उनके क्या क्या प्रावधान थे। बहिर्जनिक भू आकृति कारक अपनी ऊर्जा सूर्य तथा अंतर्जनित शक्तियों के नियंत्रण कारकों से उत्पन्न होते थे और निर्धारित वायुमंडल से प्राप्त होते थे। ढाल एवं प्रवणता बहिर्जनिक भू आकृति कारकों से नियंत्रण वर्तनी कारकों द्वारा निर्मित होता है। बहिर्जनिक भू आकृति कारक अपक्षय क्षरण संतुलित और अपर्दन परिवहन आदि द्वारा ये कार्य संपन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या मृदा निर्माण में अपक्षय आवश्यक अनिवार्य होते हैं। यदि हाँ, मृदा निर्माण में अपक्षय आवश्यक अनिवार्यता होती है। अपक्षय जलवायु चट्टान जीव समेत कई कारकों पर निर्भर होते हैं। कालांतर में सभी मिलकर अपक्षय प्रभाव की मूल विशेषता को जन्म देते हैं। यह अपक्षयी प्रभाव के मृदा निर्माण का मूल निवेश करता है और अपक्षय मृदा निर्माण में आवश्यक सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हमने 150 शब्द में देने में आपको समझाऊंगी, डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी पृथ्वी भू आकृति प्रक्रियाओं के दो विरोधात्मक अपोजिंग वर्गों में खेल के मैदान की विवेचना करनी है। हम जानते हैं कि भ्रूपट्टी ज्ञात्मक ये क्षितिज से ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचालित होती है। भ्रूपट्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक शक्तियाँ में अंतर ही पृथ्वी की भारी चक्रों के प्रभावित करती है। इसका तात्पर्य यह है कि धरातल स्थल मंडल के तहत उत्पन्न हुई बाहरी शक्तियाँ पृथ्वी के अंदर की अद्भुत आंतरिक शक्तियों से अनुवर्तित प्रभावित होता है। बाहरी शक्ति को बहिर्जनित और आंतरिक शक्ति को अंतर्जनिक शक्तियाँ कहते हैं। बाहरी शक्तियों का कार्य भू आकृति का विघर्षण तथा भराव आदि होता है। अंतर्जनिक शक्ति निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती है और उनका भू आकृति का विश्लेषण या प्रभाव करते हैं। अंतर्जनिक शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों तक ऊपर उठती है और निर्माण करती है। इस तरह वे धरातल को सम करने में असफल रहती है। ये विभिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनिक और अंतर्जनिक शक्तियों का विरोधात्मक मतलब अपोजिंग कार्य चलता रहता है। इन पृथ्वी की शक्तियों का खेल के मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया अपनी अंतिम ऊर्जा सूर्य की गर्मी से प्राप्त होती है, तो इसकी व्याख्या करनी है। यही बहिर्जनिक प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त चरम ऊर्जा अंतर्जनिक शक्तियों से नियंत्रित वितरणीय कारक से उत्पन्न करती है, जो निर्धारण वायुमंडल से प्राप्त करती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्य करती है, जो कि ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करती है। प्रति इकाई क्षेत्र में अनुप्रयुक्त शक्ति का प्रबल होता है। ठोस पदार्थ या प्रतिबल धक्का खिंचाव की उत्पन्न होता है। प्रतिबल चट्टानों को तोड़ना गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबल से धरातल के प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भौतिक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया एक दूसरे को स्वतंत्र करती, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं। भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करती, क्योंकि अपक्षय के तहत वायुमंडल तत्वों के प्रति धरातल के पदार्थ की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही कई प्रक्रिया होती है जो कि पृथ्वी का सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थ में विद्यमान स्थिति में लाने के लिए प्रभावित करती है। अपक्षय प्रक्रिया का एक वर्ग जो रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत जल योजन ऑक्सीकरण न्यूनीकरण कार्बोहाइड्रेट सतह पर मिट्टी जल अन्य अम्ल द्वारा न्यूनीकरण के लिए कार्यरत होती है, जिसमें ऊष्मा के साथ जल वायु की विद्यमान सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक होता है, जबकि भौतिक अपक्षय क्रिया एवं अनुप्रयुक्त शक्तियों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड लास्ट कि आप किस प्रकार मृदा निर्माण प्रक्रिया का तथा मृदा निर्माण कार्यों के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जलवायु जैव क्रियाओं की मृदा निर्माण दो महत्वपूर्ण कारकों पर क्या भूमिका निभाते हैं।
मृदा निर्माण प्रक्रिया में सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। ये अपक्षय जलवायु, चट्टान निर्माण कार्य, पदार्थ की विशेषता, जीवों सहित अनेक कार्यों पर निर्भर होती है। मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा निर्मित होती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। पहला, जलवायु, स्थलीय कीर्ति, उच्चवाचक मूल पदार्थ, चट्टानों, जैविक प्रक्रिया तथा कालविधि। वस्तुत मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहती है, एक दूसरे कार्य को प्रभावित करती है। जलवायु मृदा निर्माण में एक अहम सक्रिय होता है। मृदा के विकास में संलयन जलवायवीय तत्वों में एक प्रणोदीय बारंबारता, वर्षा वाष्पीकरण की अवधि तथा आर्द्रता के संदर्भ में नमी, तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक विभिन्नता, वर्षा से मृदा को जल मिलता है। रासायनिक एवं जैविक क्रियाएं जिसमें बगैर संबद्ध नहीं होती। कुछ रासायनिक पानी में घुल जाते हैं एवं सकारात्मक पॉजिटिव और नेगेटिव रूप से अवशेषित घटकों पर अलग हो जाते हैं। इन तत्वों को जटिल रासायनिक अंत में परिवर्तनीय सहायक होते हैं, जो मिट्टी के विकास की वृद्धि को भी ले जाते हैं। जैविक क्रिया, वनस्पति आवरण एवं जीव को मूल पदार्थ पर शुरू तथा बाद में विद्यमान रहते हैं। मृदा में जैव पदार्थों की नमी धारण की क्षमता, नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होती है। मृदा पादप मृदा की सूक्ष्मता विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिज के विनियोजन में सहायक होते हैं। बैक्टीरियल कार्य की प्रवृत्ति ठंडी और गर्म दोनों होती है, जिसमें इन मृदाओं में अंतर देखने को मिलता है। राइजोबियम एवं एक प्रकार के बैक्टीरिया जंतु वाले पौधे की जड़ ग्रंथिका में रहती है। मेजबान पादपों के लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारण करती है। चींटी, दीमक, केंचुआ, कृंतक इत्यादि जानवरों का महत्व अभियांत्रिक सा होता है, किंतु मृदा निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये मृदा को बार बार ऊपर नीचे करता रहता है। आई होप कि आपको मेरा डिस्कशन सॉल्यूशन पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। यदि किसी बच्चों को कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है 6 से लेकर 10 तक की, तो शिक्षा विद आशा प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।